सामान्य तौर पे पैटर्न की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से 10 क्वेश्चंस में भी पॉसिबल है कि 10 क्वेश्चंस आए, हिंदी इंग्लिश से 5-5 क्वेश्चन, और मैथ्स रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जीएस से 15 क्वेश्चन और इंडियन जीएस से 30 से 35 क्वेश्चन का वेटेज बनता है। तो 30 से 35 क्वेश्चन में मान के चलिए कि ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आपकी जो तैयारी हो रही है वो हार्डली 5 क्वेश्चन की हो रही है। तो ऐसा नहीं कि 5 क्वेश्चन कम है, 5 क्वेश्चन भी बहुत है। 4 से 5 क्वेश्चन अगर आते हैं 4 से 5 नंबर के लिए तो काफी है। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा भूगोल। चलिए तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं आप लोग, बताइए फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं? भवानी, पिंकी, प्रतिमा, बताइए एक बार। फर्स्ट टाइम कोचिंग कर रहे हैं? इससे पहले कोई तैयारी की है आपने? किसी भी एग्जाम की तैयारी की है? आपको इंडियन जीएस या छत्तीसगढ़ जीएस या मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर सबके बारे में कुछ जानकारी है कि एकदम जीरो है आप? बताइए। तो प्रतिमा कह रही है सेकंड टाइम तैयारी कर रही है। आप लोग सब बताइए। संगीता फर्स्ट टाइम। और मैसेज करें, क्योंकि आपके और मेरे बात करने का माध्यम सिर्फ मैसेज है ना। अगर आप मैसेज करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप की तैयारी कैसी है, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम मैक्सिमम लोग का फर्स्ट टाइम। प्रतिमा और सीताराम का सेकंड टाइम। 0 से स्टार्ट कर रही हैं प्रतिमा। चलिए, तैयारी ऐसी रखें कि सिर्फ व्यापम के कोई भी एग्जाम हो वो निकले। और मैं तो ये भी कहता हूं कि व्यापम की ही क्यों, अगर तैयारी अगर थोड़ी और अच्छी करें तो आप पीएससी के एग्जाम भी निकाल सकते हैं। पीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, हालांकि थोड़ा इसका लेवल हाई होता है, लेकिन आप वो भी क्वेश्चंस डील कर पाएंगे, वो भी क्वेश्चंस आप बना पाएंगे अगर लेवल थोड़ा सा हाई करें। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन मैं उसे एक विषय के रूप में देखता हूं कि अगर आप व्यापम के एग्जाम में भूगोल से आने वाले क्वेश्चंस की बात करें तो आप व्यापम के एग्जाम में नहीं, आप भूगोल के क्वेश्चंस को व्यापम के एग्जाम में देखिए। व्यापम के एग्जाम में भूगोल के क्वेश्चंस अगर इजी है और पीएससी के एग्जाम में भूगोल क्वेश्चन टफ है, तो इजी और टफ को मत देखिएगा, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल इस टाइप को मत देखिएगा। आप भूगोल की तैयारी ऐसे करें या किसी भी विषय की तैयारी ऐसे करें कि चाहे व्यापम का एग्जाम हो या पीएससी का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके क्वेश्चंस आपसे बनने चाहिए। तैयारी ऐसी रखें। और ये सिर्फ सिर्फ भूगोल विषय के लिए नहीं, ये हर विषय के लिए मैं कह रहा हूं कि विषय की तैयारी ऐसे रखें ना कि किसी भी एग्जाम में उस विषय से क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे बनने चाहिए। ये एक अच्छी रणनीति होती है एग्जाम को क्रैक करने की। और जो फर्स्ट टाइम जो बिगिनर लोग हैं, जब तैयारी करना शुरू करते हैं, तो ये मत समझिए कि शुरुआत में मुझे फैक्चुअल क्वेश्चंस पढ़ने हैं, इजी क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जैसे समय होता जाएगा फिर मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा। ऐसा नहीं है। शुरुआत से ही माइंडसेट बना के रखिए कि मुझे डिटेल में पढ़नी है, सारी चीजों को डिटेल में पढ़नी है, क्योंकि एक बार ही तैयारी होती है, बार बार तैयारी नहीं होती। एक बार अगर आपने सिर्फ एक किसी एग्जाम की तैयारी कर ली ना, तो दोबारा जब आप किसी और एग्जाम के लिए बैठोगे ना तो फिर से आपको नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए कोशिश ये करिएगा कि विषय के हिसाब से तैयार करिएगा। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, तो मैथ्स इतने अच्छे से पढ़िएगा, चाहे वो व्यापम के क्वेश्चंस हो मैथमेटिक्स के या तो फिर पीएससी क्वेश्चंस हो। मैं पीएससी की तरफ आपको डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आपका लेवल हाई होगा ना, तो इजी क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे ही बनेंगे। अगर आप नॉर्मल इजी क्वेश्चन की तैयारी करते हैं ना, तो टफ नहीं बनेंगे, लेकिन टफ क्वेश्चन की तैयारी के साथ इजी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपसे। तो ये बात माइंडसेट रखिएगा कि मुझे थोड़ा सा टफ में अपनी तैयारी करनी है, थोड़ी डिटेलिंग के साथ तैयारी करनी है, कंसेप्चुअली पढ़ना है। फैक्चुअल तो वैसे भी नहीं पढ़ना होता है, जैसे कि पर्वत की ऊंचाई कितनी है, इस नदी की लंबाई कितनी है, फैक्चुअल तो वैसे भी नहीं पढ़ना है। आपको कंसेप्चुअली तैयारी करनी है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कंसेप्चुअली तैयारी करनी है आपको, सिर्फ मेरे विषय की नहीं बल्कि सारे विषयों में भी आपको कंसेप्चुअली पढ़ना है। ठीक है, ताकि ताकि इजी क्वेश्चंस आपसे बहुत आसानी से बने। और कई बार आपको एग्जाम नहीं देना है, एक बार एग्जाम वैकेंसी आएगी, एक बार व्यापम के एग्जाम में बैठना है और एक ही अटेम्प्ट में आपको एग्जाम क्रैक करना है। तैयारी हमेशा ऐसी रखो कि एक ही अटेम्प्ट काफी हो, एक ही पोस्ट काफी हो आपके लिए, कि बस मुझे एग्जाम में बैठना है, एक पोस्ट भी होगा तो वो मेरा होगा। इस तैयारी के साथ तो मैं आपको बता दूं कि लापरवाही मत करिएगा एग्जाम की तैयारी के दौरान। कि कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी लापरवाही बरत देते हैं स्टार्टिंग में, और याद रखिएगा स्टार्टिंग की ये लापरवाही ना आपको आदत डाल देती है लापरवाह बनने की।
तो लापरवाही किसी भी एग्जाम में, चाहे व्यापम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होती किसी भी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि इसकी फिर एक लंबी, एक अच्छी खासी सजा मिल जाती है, जिसमें हमारा वो एग्जाम जो हम निकालने वाले थे वो नहीं निकलेगा। अब जब दोबारा वो आएगा तो उसके लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो इतना वक्त नहीं है हमारे पास। एक ही अटेम्प्ट, एक ही मौका, एक ही मौके में आपको क्रैक करना है एग्जाम। ठीक समझ रहे हैं बात को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिमा, आपने माइक ऑन किया, कुछ कहना चाहती हैं क्या? चलिए मैं यहां से म्यूट कर देता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, आपको यहां से यहां तो क्या होगा कि मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा पढ़ाने के साथ आपका पढ़ना भी जरूरी है। नए बिगिनर लोग हो, आपको शायद पढ़ने का एक पैटर्न पता हो या ना पता हो, तो आप एक फेयर नोटबुक तैयार करेंगे जो हमने क्लास में पढ़ी है। उसे आप सारी चीजों को पढ़कर, घर में भी एक बार पढ़कर, समझकर, रटकर उसे एक फेयर नोटबुक में जरूर लिखें, ताकि भविष्य में उसका रिवीजन किया जा सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, मतलब एरिया वाइज कितना ज्यादा भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो सारी चीजें आप एक ना एक दिन भूल जाएंगे। तो चीजें आप ना भूलो, इसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक फेयर नोटबुक बनाएं, ताकि आप उसका समय के हिसाब से रिवीजन करें। रिवीजन भी कितने समय में करते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा, एक फेयर नोटबुक कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा, और किसी चीज को रटने का तरीका कैसा होता है वो भी बताऊंगा। सब चीजों बात करेंगे, वो बुनियादी चीजें, वो बेसिक चीजें जो जरूरी होती है पढ़ने के दौरान, उन सब पे हम बात करेंगे। एक अच्छे तरीके से हम चीजों को पढ़ पाए, समझ पाए, रट पाए, उसके लिए जो भी जरूरी चीजें हैं मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन आज नहीं, आज हमारा फर्स्ट डे है, इसलिए आज हम कुछ एक चैप्टर स्टार्ट करके कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई को, चीजों को करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिएगा, भारत का भूगोल। इवन भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल में मैं आपको बता दूं कि भारत का भूगोल ही इतना बड़ा है कि जिसको पढ़ने में कई दिन लग जाएंगे, और फिर विश्व के भूगोल की बात करें वो तो और ब्रॉड है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, विश्व के भूगोल का जनरल स्टडीज के नहीं बल्कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक जीके के क्वेश्चंस होते हैं और एक जीएस के क्वेश्चन होते हैं। जीएस मतलब जनरल स्टडीज, जिसमें आप पूरा सामान्य अध्ययन करते हैं, और जीके मतलब जनरल नॉलेज, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान की एक समझ होनी चाहिए। तो सामान्य ज्ञान एक अलग चीज होती है, सामान्य अध्ययन एक अलग चीज होती है। जीके की कुछ चीजें होंगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप अगर टॉपिक चाहेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के डिटेल में पढ़ने के, तो मैं आपको उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, तो विश्व भूगोल में आखिरी में हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसपे हम बात करेंगे। और कई सारे टॉपिक को तो हम इंडियन ज्योग्राफी के दौरान, भारत के भूगोल के दौरान ही कवर कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। चलिए, तो भारत के भूगोल में सबसे पहला, याद रखिए, भारत के भूगोल को 3 भागों में बांटा जाता है। इंडियन ज्योग्राफी को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भौतिक भूगोल, सबसे पहला भौतिक भूगोल। आप भी लिखते जाए, जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन वाले अगर ना लिखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऑनलाइन वाले भी लिखें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना नहीं, आपको लिखना है। वैसे ही जैसे कि ऑफलाइन वाले बच्चे बैठ के लिखते हैं ना, वैसे ही आप लिखिएगा। बस फर्क ये होता है कि मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आप मेरी बातें सुनकर, ये कि मेरे टीचर कह रहे हैं और मुझे मानना है, इस तरीके से। क्योंकि पहली चीज तो टीचर पे श्रद्धा रखना जरूरी है। टीचर आपको अगर लेके जा रहा है तो आपको नहीं पता कि वो कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन एक भरोसा कि मेरे को सही जगह लेकर जा रहा है। इसी भरोसे के साथ आप चलिएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, जैसे कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं पढ़ने के लिए, उतना पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। और प्रॉपर रिप्लाई करिए कि हाँ सर मेरा हो गया, मेरा ऐसा है वैसा है, मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिए सर। और मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, जिसमें आप मुझसे चाहे तो अपने नोट्स को शेयर कर सकते हैं, या फिर कोई भी क्वेरी हो या बात हो या कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, लेकिन अभी नहीं। थोड़ा सा पुराने हो जाओ, थोड़े से पुराने हो जाओ तो ये सारी चीजें हम करेंगे। ठीक है, एहसास नहीं होगा आपको, आइए, एहसास नहीं होगा इस बात का कि आप मुझसे बात नहीं कर सकते या आप अकेले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भूगोल, जिसमें सबसे पहले
भौतिक भूगोल, दूसरा लिखिएगा सामाजिक भूगोल, लिखिएगा सामाजिक भूगोल, और तीसरा लिखिएगा आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। चलिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं? चलिए कॉपी वॉपी निकाल लीजिए, लिखना शुरू करिए। चलिए, भौतिक भूगोल में सबसे पहले लिखिएगा भारत की अवस्थिति, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर राइटिंग छोटा लग रहा हो तो मैं इसे कह रहा हूं, आप उसी समय लिख लीजिए, भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। इसके बाद भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना। चलिए, उसके बाद लिखिएगा भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र, और उसके बाद भारत की जलवायु, और उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम है भारत की वनस्पति, और सबसे आखिरी में भारत की मिट्टी, भारत की मृदा, इंडियन सॉइल। ये हमारे भौतिक भूगोल के चैप्टर होंगे। सामाजिक भूगोल की बात करें तो सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे जनगणना 2011, और आर्थिक भूगोल में मुख्य रूप से हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा आपका खनिज संसाधन, उसके बाद ऊर्जा संसाधन, उसके बाद उद्योग संसाधन, फिर उसके बाद परिवहन, और सबसे आखिरी में कृषि, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भारत की फसलें। तो ये वो चैप्टर है जो हम इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। नोट डाउन कर रहे हैं सब लोग? चलिए, सबका हो गया? हो जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, लिख लिए बोल के, और आप भी जल्दी जल्दी लिखिए, ठंडी बहुत है। चलिए, लिख लिए सब लोग, मैसेज करिए। संगीता, प्रतिमा, भवानी, मैसेज करिए। सीताराम, बाकी लोग भी मैसेज करें। पिंकी, दीपेंद्र, श्रुति, एक बार जब आप मैसेज करते हैं ना तो फ्री हो जाते हैं, मैसेज करने में तो अच्छा लगता है। चलिए, श्रुति और दीपेंद्र लिख लिया आप लोगों ने भी? चलिए, बहुत बढ़िया, आपने लिखा इधर। तो ये आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर। तो हेडिंग डालिएगा, पहला चैप्टर भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। हेडिंग डालिएगा, पहला चैप्टर जिसका नाम है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। चलिए शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अवस्थिति, जब भी अवस्थिति का मतलब क्या होता है तो यहां पर इंग्लिश टर्म देखिएगा लोकेशन, क्या कहेंगे? लोकेशन। और जब विस्तार की बात कर रहे हैं तो विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन, विस्तार का मतलब होता है एक्सपेंशन यानी फैलाव। तो जब भी हम, अब देखिए लोकेशन तो आप जानते ही होंगे, तो याद रखिएगा जब भी, लोकेशन तो समझ रहे हो ना, लोकेशन तो जान रहे हो ना, हमारा लोकेशन, आपका लोकेशन, किसी भी जगह का लोकेशन, किसी भी कंट्री का लोकेशन। तो जब भी लोकेशन की हम बात करते हैं ना तो दो रेखाएं मस्ट है, एक का नाम है अक्षांश रेखा और एक लिखिएगा देशांतर रेखा। सब हिंदी मीडियम वाले हैं? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम?
चलिए, ऑनलाइन में हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम है? मैसेज करिए एक बार, हिंदी की इंग्लिश। और एक कौन बच गया, मैसेज करें। एक कौन नहीं किया अभी तक, मैसेज करो। तो थोड़ा हिंदी जानते हैं, थोड़ा समझ लें, कोशिश करिएगा। बाकी टर्म मैं आपको बता दूंगा। अक्षांश में लिखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चलिए, तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये जो दो रेखाएं हैं ना, बात समझिएगा कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। ये दोनों ही रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई एक कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा, यानी इमेजिनरी लाइन। काल्पनिक उसे बोलते हैं जिसे हमने खींची है। अगर भगवान खींचे होते तो इसे कौन सी रेखा बोलते हैं? प्राकृतिक रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकृति ने खींची, इसे हमने खींची है, इसलिए इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। और इसमें भी पृथ्वी में खींची गई जो आड़ी लाइन होती है, देखिए इसको आड़ी लाइन कहते हैं, यानी कि कौन सी रेखा? क्षैतिज, क्षैतिज, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जिसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और यहां पर खड़ी लाइन जो हम खींच रहे हैं, खड़ी लाइन जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऊर्ध्वाधर, क्या बोल रहे हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसी को बोला जाता है वर्टिकल, वर्टिकल लाइन कह रहे हैं जिसे हम, इसे कहते हैं देशांतर। इसे हम क्या कह रहे हैं? देशांतर। तो ये जो अक्षांश रेखा खींची गई है और ये जो देशांतर रेखा खींची गई है, ये दोनों जहां पर एक दूसरे को काटेगी, जहां पर एक दूसरे को काटेगी, जहां इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जहां इनका प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद बिंदु, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट, वही होता है आपका लोकेशन। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु आपकी अवस्थिति कहलाती है, आपका लोकेशन कहलाता है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जिनका इंटरसेक्शन पॉइंट आपका लोकेशन या अवस्थिति कहलाता है। एग्री? दूसरी बात कि अगर मैं व्हाट्सएप पे कभी ना कभी आपने अपना लोकेशन शेयर किया होगा, कभी ना कभी व्हाट्सएप पे कभी ना कभी किए, तो सामने वाले क्या भेजा आपने लोकेशन में? आपने व्हाट्सएप पे लोकेशन तो शेयर कर दिया, लेकिन लोकेशन के दौरान क्या भेजा? तो बता दीजिएगा। एक अक्षांश रेखा भेजी और एक देशांतर रेखा भेजी। आपने एक लैटिट्यूड भेजा और एक लॉन्गिट्यूड भेजा सामने वाले को, और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वही है आपका क्या? लोकेशन। जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वही आपका लोकेशन है। कितना आसान है। तो लोकेशन का क्या मतलब है? लोकेशन वो उसे कहते हैं जहां पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है। क्लियर? लेकिन जब हम अपनी बात करते हैं तो हम पृथ्वी पर सिर्फ एक बिंदु है, एक डॉट, और हमारे लिए एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड होता है। हमारे लिए सिर्फ एक लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो भारत कोई एक बिंदु नहीं है। भारत कोई एक बिंदु नहीं है। भारत का अपना एक भौगोलिक एरिया है, एक जियोग्राफिकल एरिया है। तो भारत का एक बृहद भौगोलिक आकार होने की वजह से भारत में एक अक्षांश और एक देशांतर होंगे क्या? नहीं। ये देखिए, भारत में कई सारे क्या होंगे, ये देखिए, ये भी अक्षांश, ये पूरा क्या है? अक्षांश। ये तो यहां से लेकर यहां तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक, ये भारत का क्या है? किसका विस्तार है? थोड़ा सा कोशिश करें हिंदी में, किसका विस्तार है? तो बता दीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार है। ये भारत का क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। क्यों? क्योंकि ये लाइनें जो है ये अक्षांश है, और भारत यहां से लेकर यहां तक अक्षांश में फैला हुआ है, यहां से लेकर यहां तक, यानी दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो भारत का विस्तार है उसे कौन सा विस्तार कहते हैं? लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी कि अक्षांशीय विस्तार।
और उसके साथ साथ अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु के लिए, मैं अगर ऐसी लाइन खींचूं तो ये क्या होगा? अरे बोलो, देशांतर होगा। और ऐसे एक नहीं कई सारे देशांतर हैं। तो जब कई सारे देशांतर है तो ये जो विस्तार देखने को मिलेगा जो पश्चिम से लेकर पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व के विस्तार को क्या बोलेंगे? देशांतरीय विस्तार, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। तो विस्तार में भारत, अब विस्तार क्यों लिखा गया? क्योंकि भारत का क्या देखने को मिलेगा? विस्तार देखने को मिलेगा। और भारत का सिर्फ एक ही विस्तार नहीं है बल्कि दो दो विस्तार है। दक्षिण से उत्तर का विस्तार अक्षांशीय विस्तार, और पश्चिम से पूर्व का विस्तार देशांतरीय विस्तार। एग्री? और यहां पर मैं आपको यह बता दूं अगर कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, साउदर्न पॉइंट है, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड से लेकर, और उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो भारत कहां से लेकर कहां तक फैला हुआ है? तो क्या बोलेंगे? अभी के लिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। लेकिन बात यह है कि उत्तरी बिंदु के लिए मैंने उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड लिया, तो दक्षिणी बिंदु के लिए क्या होना चाहिए था? उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड होना चाहिए कि साउदर्न लैटिट्यूड होना चाहिए? बताइए। भारत का नॉर्दर्न पॉइंट के लिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड और साउदर्न पॉइंट के लिए साउदर्न लैटिट्यूड, हमें ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा नॉर्दर्न पॉइंट के लिए भी हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड लेंगे और साउदर्न पॉइंट के लिए भी हम नॉर्दर्न लैटिट्यूड लेंगे। तो मन में सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों? साउदर्न पॉइंट के लिए साउदर्न लैटिट्यूड लेना चाहिए था, नॉर्दर्न पॉइंट के लिए नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ऐसे ही सही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और सेम चीज अगर मैं यहां के लिए भी बोलूं तो यहां के लिए भी मैं लिख देता हूं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, और पूर्वी बिंदु जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। तो फिर मन में सवाल आया कि ईस्टर्न पॉइंट भारत के लिए, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना, तो ईस्टर्न पॉइंट के लिए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न पॉइंट के लिए क्या बोलना चाहिए आपको? वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। लेकिन क्या है यहां पर? पूर्वी बिंदु के लिए पूर्वी देशांतर और पश्चिमी बिंदु के लिए भी आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पूर्वी देशांतर। तो मन में सवाल आया कि ऐसा क्यों? तो इसी सब की जानकारी के लिए आपको डिटेल में क्या पढ़ना पड़ेगा? अक्षांश और देशांतर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना अक्षांश और देशांतर पढ़े आप इस चैप्टर को पढ़ ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही? क्योंकि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, इसकी डिटेलिंग तो जरूरी है ना, ताकि ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें आपको क्लियर हो जाए कि ऐसा क्यों ले रहे हैं। हम इंडिया का पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इंडिया का ही पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, हमें विश्व का भी पढ़ना पड़ेगा। हमें पृथ्वी का अक्षांश और पृथ्वी का देशांतर पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एक बेसिक कंसेप्ट की तैयारी करनी है। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी प्रतिमा, रिकॉर्डिंग मिलेगी सब आपको, ठीक है। और भवानी फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। ठीक है, मैं बड़ा कर देता हूं, चलिए बड़ा कर दे रहा हूं। तो यहां पर ऐसा क्यों है उस पर भी बात करते हैं। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा सबसे पहले पृथ्वी का अक्षांश, फिर पृथ्वी का देशांतर। तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन हो गया, तो ये अक्षांश और देशांतर वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शन हो गया, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने पहले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्री? तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश, हेडिंग डालिएगा पृथ्वी का अक्षांश। कितने बजे जॉब है आपका प्रतिमा? कितने बजे जॉब है प्रतिमा? कितने बजे जॉब में जाती हैं आप, बताइए। जा रही हूं, ओके, ठीक है, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी।
पृथ्वी के अक्षांश में आप सबसे पहले एक पृथ्वी बनाइए। बनाइए। पृथ्वी के सेंटर पे जब हम एक लाइन खींच रहे हैं तो उसको बोला जाता है 0 डिग्री अक्षांश। पृथ्वी के सेंटर पे जो हम लाइन खींच रहे हैं उसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, या इसे ही बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसी को बोलते हैं इक्वेटर या इक्वेटोरियल लाइन। और आपको बता दूं कि पृथ्वी के बीच में अगर कोई लाइन खींची जाती है तो ये लाइन जो है, जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कह रहे हैं, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एग्री? और पृथ्वी चूंकि हमारी गोल है, और जब गोल को या किसी गोले को अगर बीच से अलग कर दोगे तो वो जो आधा गोला है, ये जो आधा गोला है, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है गोलार्ध, यानी कि हेमिस्फीयर। और आप जानते हैं डायरेक्शन में कि ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ कहा जाता है, इसे ईस्ट और इसे वेस्ट कहा जाता है। तो ये जो 2 गोलार्ध होंगे ये नॉर्थ और साउथ के होंगे, है ना? होंगे कि नहीं? नॉर्थ और साउथ के होंगे। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? ऊपर वाली आधी पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण की आधी पृथ्वी को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, ये जो लाइन है जिसे आप 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कह रहे हैं, ये पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर की उत्तरी गोलार्ध में जितने भी अक्षांश होंगे उसे आप उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड कहते हैं, और दक्षिण में सभी को क्या बोलते हैं? दक्षिणी अक्षांश यानी साउदर्न लैटिट्यूड कहते हैं। यानी नॉर्दर्न लैटिट्यूड तब जब 0 डिग्री के ऊपर होगा, और साउदर्न लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश तब जब वो 0 के नीचे होगा। समझ रहे? और 0 के ऊपर, और आपको मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि इस लाइन को जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा कह रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, ये एक सच में एक रेखा है या इसे वृत्त कहा जा सकता है? चलो बताओ। विषुवत रेखा सच में एक रेखा है कि इसे हम वृत्त कह सकते हैं? बताइए। मैं आपको बस ऑप्शन दे रहा हूं, क्या ये लाइन एक लाइन है या सर्कल है? बताओ। क्या ये, सोचो ना, ऐसे ही सोचो, क्या ये लाइन है या सर्कल है? इमेजिनरी लाइन है, बोर्ड पर लाइन है। संगीता, चलिए बहुत बढ़िया। आप देखिए यहां पे एक बात समझिएगा, हालांकि बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर आप समझ जाए तो बहुत अच्छा है। आप लाइन और सर्कल, कहां सर्कल बनती कहां लाइन बनती है, उसको समझ लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। देखिए, आप हमारे पढ़ने का तरीका 2 होता है। एक तब जब हम किस में पढ़ते हैं? ग्लोब। ग्लोब समझते हैं? ठीक है, आर्टिफिशियल पृथ्वी जो हमारी है, ग्लोब। और एक होता है हम किस में पढ़ रहे हैं? बोर्ड पे। जब हम ग्लोब में पढ़ते हैं ना तो पूरी पृथ्वी हमारे हाथ में होती है। एग्री? और जब हम पृथ्वी पे देखते हैं तो हमको पृथ्वी के आगे भी दिखाई देता है और पीछे भी दिखाई देता है। तो उस हिसाब से पृथ्वी के सेंटर पे हमें क्या बना हुआ दिखाई देगा? सर्कल। तो वो आगे और पीछे पूरा जब देख पाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये तो बीच में सर्कल बना हुआ है। तो जो सेंटर में सर्कल बनी हुई है ना, ये जिसको आप 0 डिग्री अक्षांश कह रहे हैं, वो बेसिकली विषुवत वृत्त कहलाएगी ग्लोब में। तो ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश जो है वो क्या कहलाती है? विषुवत। उसे आप क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? विषुवत वृत्त कहेंगे। लेकिन जब आप बोर्ड पे पढ़ते हैं ना तो बोर्ड पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप सर्कल बना सके या सर्कल को देख सके, तो आपको सिर्फ एक सीधी लाइन दिखती है, सीधी लाइन दिखती है। तो उस हिसाब से बोर्ड पर आप 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। उससे आप क्या कहते हैं? 0 अक्षांश को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। तो रेखा कब? जब आप बोर्ड पे पढ़ रहे हो। और ग्लोब में जब आप पढ़ रहे होते हो तो उसे आप क्या बोलेंगे? विषुवत वृत्त कहते हैं।
तो एक्चुअल में पृथ्वी पर विश्वत रेखा खींची नहीं गई है, विश्वत वृत्त है, लेकिन चूंकि हम बोर्ड पे पढ़ रहे हैं तो आप इसे क्या ही बोल के पढ़ेंगे, विश्वत रेखा। और ऐसे ही कर्क रेखा भी बोलोगे आप, है ना, कर्क रेखा भी बोलोगे, ऐसी मकर रेखा भी बोलोगे। ना कर्क रेखा रेखा है, ना मकर रेखा रेखा है, ये सब के सब सर्कल है। एग्री? समझ रहे हैं ऑनलाइन में? ये बात समझ में आई? मैसेज करिए एक बार कि जब हम ग्लोब में देखते हैं तो सर्कल दिखाई देता है और बोर्ड में एक लाइन दिखाई देती है। ये बात समझ में आ रही है? एक बार मैसेज करिए ऑनलाइन में सभी लोग। चलिए सब लोग मैसेज करें एक बार, सब लोग मैसेज करें। चलिए अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 0 डिग्री अक्षांश के जब ऊपर जाएंगे तो अगला अक्षांश, अधिक सिंबॉलिक तौर पर उत्तरी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे n और दक्षिणी अक्षांश को सिंबॉलिक तौर पे s लिखा जाता है, आसान करने के लिए सिंबॉलिक तौर पे। तो 0 के ऊपर जब आप अगली लाइन खींचेंगे तो उसको बोला जाता है 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 1 डिग्री नॉर्थ। जब आप और ऊपर जाएंगे तो उसके बाद अगला होता है 2 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही उसके बाद 3 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ सिंबॉलिक है, आप उत्तरी अक्षांश भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही करके जब आप ऊपर जाते हैं ना तो 2 3 4 5 6 7 ऊपर तक जाएंगे। और कहां तक जाएंगे तो 90 डिग्री तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 90 डिग्री साउथ। जब आप 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे तो एक जगह आएगी, जब 23 पहुंचोगे 24 पहुंचोगे तो दोनों के बीच आएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ। और सेम चीज नीचे भी होगा 23.5 डिग्री साउथ। तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बता पाएंगे आप? और वैसे ही जब आप और ऊपर जाएंगे तो 66 आएगा, 67 आएगा, दोनों के बीच में 66.5 डिग्री नॉर्थ और नीचे वाले के लिए 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल। क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहेंगे? तो बताइएगा अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल। और वहीं पर जिसे आप 90 डिग्री नॉर्थ कह रहे हो, यानी कि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह रहे हो, उसी को बोला जाता है उत्तरी ध्रुव, यानी नॉर्दर्न पोल। उसी क्या कह रहे हैं? नॉर्दर्न पोल कह रहे हैं। और यहां पर 90 डिग्री साउथ को दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउदर्न पोल कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउदर्न पोल कहते हैं। तो ये पृथ्वी पर इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जो आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? बोलो। इक्वेटोरियल लाइन यानी कि विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? बोलिए कर्क रेखा। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? तो बता दीजिएगा मकर रेखा। 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? तो आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहा जाता है? तो अंटार्कटिक सर्कल। 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्दर्न पोल। और 90 डिग्री साउथ को क्या बोला जाता है? दक्षिणी ध्रुव। चलो यहां तक क्लियर हुआ? एक बार आप खुद से कि 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा, ऐसी 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्दर्न पोल और 90 साउथ को साउदर्न पोल कहते हैं। ऐसे खुद में एक बार बोल लें, जहां पर भी आप है उस हिसाब से बोलकर आप बताएं मैसेज करके कि हाँ मैंने बोल लिया, हाँ मैंने बोल लिया। ये क्लियर होना एक अलग बात हो जाती है, समझने के साथ साथ आप अपनी ही जगह पर बोलें एक बार बिना देखे, और अगर आप बोल ले तो मैसेज करें कि हाँ मैंने बोल ली, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक बार आप जल्दी से बोल लीजिए, एक रिवीजन जैसा हो जाएगा। आप एक बार बोलिए अपने पास जल्दी। चलिए, संगीता ने कहा बोल ली। ऐसे ही सब लोग एक बार बोल लें ताकि हमारा ये जो क्लास है उसमें आप प्रॉपर जवाब देना शुरू करें। चलिए चलिए सभी लोग किया करें, ऐसे बोले। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक आप एक बात और समझिएगा। अब देखिए यहां पर अगर मैंने पृथ्वी बनाई, कोई भी गोला बनाया, तो वो समझिएगा कि पृथ्वी है। फर्दर के लिए इस लाइन को मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये 0 अक्षांश पर खींची गई विषुवत रेखा है? कि आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है अब कि ये 0 अक्षांश पे खींची गई विषुवत रेखा है। क्या अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो मुझे बताने की जरूरत है क्या कि ये 23.5 पर खींची गई कर्क रेखा है? बोलो नहीं। अगर मैं ये लाइन खींच दूं तो इसको क्या कहते हैं? 23.5 पर खींची गई ये क्या है? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हो गया आपका 66.5 पे खींची गई आर्कटिक सर्कल, ये 66.5 पे खींची गई अंटार्कटिक सर्कल, ये नॉर्दर्न पोल और ये साउदर्न पोल 90 पर। तो अब मुझे कहीं पर भी ये बताने की या मेंशन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कौन सी कर्क रेखा है, कौन सी मकर रेखा है। एग्री? समझे? इंग्लिश नहीं हो रहा है ठीक है। अगर नहीं भी हो रहा है, अगर आप पूरा इंग्लिश मीडियम की क्लास चाहते हैं तो व्यापम की तो मुश्किल है, व्यापम की इंग्लिश मीडियम की बैच मुश्किल है। जनरली व्यापम की इंग्लिश मीडियम की बैच कम होती है, तो फिर आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। तो तैयारी के लिए माध्यम नहीं, हौसले चाहिए। अगर आप सच में करना चाहते हैं तो ये जो टर्म जो है वो बताने के साथ आप समझना तो शुरू करें कि समझ में आ रहा है। बाकी तो जो टर्म्स है वो तो हम देख ही सकते हैं कहीं ना कहीं। तो पृथ्वी बोलो, आप ही बोलो पृथ्वी। ये क्या है जल्दी बताओ। आप लोग ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही बोल दें, कम से कम बोल दें। बोलो क्या है ये? अरे क्या है ये? अरे 0 अक्षांश पे खींची गई ये क्या है? इक्वेटर। बात खत्म, ये इक्वेटर है। ये क्या है चलो बताओ, सब लोग बताओ क्या है ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, कर्क रेखा। ये क्या खींच दिया मैंने? ये मैंने क्या खींच दी? अरे बोलो मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या खींच दिया? बोलो आर्कटिक सर्कल। बताया तो, पहली लाइन खींचूंगा ये, दूसरी ये, फिर ये और ये, नॉर्दर्न पोल साउदर्न पोल, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये देखो ये क्या है बताओ, इस बिंदु क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न पोल। इस बिंदु क्या बोलते हैं? अरे एक और बच गया यहाँ पे, ये हो गया आपका एक सेकंड ना। चलिए ये हो गई मकर रेखा, ये हो गई आपकी अंटार्कटिक सर्कल, और ये हो गया आपका साउदर्न पोल। ठीक है, तो चीजें टफ नहीं है, टफ नहीं है। आप एक दो बार बोल लेंगे चीजें बेहतर हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, चाहे कर्क रेखा हो या कोई भी डिग्री का जगह हो, 23.5 सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्लियर रखें सब चीजों को और कोशिश करें बोलें। बोलने से बहुत फायदा होता है भैया, याद रखिएगा। चलिए यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से पूछ रहा हूं आपसे, समझ में आया तो मैसेज करिए। यहां तक समझ में आया? बहुत जल्दी नहीं जाएंगे, आराम से जाएंगे। आज पहला पहला दिन है हमारा, हम बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को समझेंगे। आप जवाब दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया? सब लोग मैसेज कर दीजिए एक बार। सब लोग मैसेज करने को अपनी जिम्मेदारी समझें। आपको एक अलग लेवल तक लेकर जाऊंगा, आपको एक अलग लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, आपको एक अलग लेवल तक लेकर जाऊंगा मैं, जहां पर आप, मैं वही कहा ना स्टार्टिंग में, एक विषय की तैयारी करवाऊंगा आपको। फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम दे, आपके एग्जाम में भूगोल से आने वाले क्वेश्चंस आपसे बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे, याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। कंसेप्चुअली मैं आपको स्ट्रांग बनाऊंगा, कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाऊंगा आपको। फैक्चुअल चीजें तो आदमी रट सकता है, लेकिन कंसेप्ट के लिए आदमी को पढ़ना पड़ता है। और वो कोचिंग इसलिए भी ज्वाइन करता है ताकि खुद से पढ़ना बहुत लंबा समय लेता है। खुद से पढ़ सकता है आदमी, अगर चाहे ना तो खुद से पढ़ सकता है, लेकिन वो जो जैसे 2 साल लग गया खुद से पढ़ने में, और टीचर या कोचिंग में पढ़ने से 6 महीने लगते हैं। अच्छा क्या, मेरे 1.5 साल बचेंगे ना, इसलिए आदमी कोचिंग ज्वाइन करता है।
आप कई किताबों को पढ़ते हो, बल्कि मेरे को लगता है कि आप उससे पढ़ लो जिसने किताबों को पढ़ी हो। तो आप एक टीचर से पढ़ते हो, इसका मतलब टीचर ने कई किताबें पढ़ी हैं और वो आपको पढ़ा रहा है, तो आपकी जो किताब पढ़ने का समय है वो बच जाएगा। और यकीन मानिए, पढ़ने के बाद जब आप किताब पढ़ोगे ना, तो उसका एक डबल फायदा होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने समझा है, अब किताब को पढ़ूंगा तो किताब अच्छी लगेगी। और ऐसी किताब उठा के पढ़ूंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा और बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी कंसेप्ट को लेकर। इसलिए आप टीचर से पढ़ें। इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि एक वो इंस्टीट्यूशन का भी एक वो रहता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक समय के बाद रियलाइज होती है कि यार खुद से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आप उसे पढ़ लो जिसने कई किताबों को पढ़ा है, इससे आपको समय बचता है और आप जल्दी सेलेक्ट होते हैं और आप ज्यादा समय तक जॉब कर पाते हैं। ठीक है, आपका 1 से 2 साल बच जाता है जॉब करने में, अगर आप सही तरीके से सिलेक्शन ले लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब देखिए 0 और 1, अब यहां पर देखिए 0 और 1, ये दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। 1 और 2 के बीच की दूरी भी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 2 और 3 के बीच की दूरी भी कितनी है? चलो बताओ। 111 किलोमीटर। तो समझ में ये आया कि सभी अक्षांशों के, अब 3 और 4 के बीच की दूरी भी इतनी होगी, 4 और 5 के बीच की दूरी भी इतनी होगी, यानी सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? बोलो। 111.11 किलोमीटर, सॉरी 111 किलोमीटर। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है, जो कि कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए ये भी हो गया, तो ये लिख ले और ये भी हो जाएगा आपका। आपको एक बात और बता दूं, हमारे पृथ्वी पे इसे इसे इक्वेटर में बोलूंगा और इसे पोल बोलूंगा। नॉर्मली इसे इक्वेटर और पोल बोल के रिप्रेजेंट करूंगा। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा लंबा लगता है, इसलिए वो नहीं बोलूंगा। और ये सूर्य, सूर्य की सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ रही है और तिरछी किरणें पोल्स पे पड़ रही है। समझ रहे? सूरज की सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ती है, तो इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा कि लो टेम्परेचर होगा? चलो बताओ। जहां पर सूरज की सीधी किरणें, डायरेक्ट लाइट पड़ती है, सूरज की जो सोलर रेडिएशन जो बोल लो, कि सूरज की सौर विकिरणें जो है, वो जब इक्वेटर पे सीधी पड़ेगी तो इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर होगा या लो टेम्परेचर होगा? चलो बताओ, बताइए। हाई टेम्परेचर होगा या, बहुत बेसिक सी चीज है इसमें, मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको लिटरली लगेगा कि कौन सा टेम्परेचर होगा? हाई होगा। चलिए, श्रुति ने कहा, संगीता ने भी कहा, ऐसे सब लोग जवाब दें। ये नहीं कि ये तो बच्चा वाला सवाल है, ये तो हमको पता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जवाब दें और स्टूडेंट बने रहें, मजा आएगा। अगर आप स्टूडेंट बने रहते हैं तो आप सीखते हैं, और मैं टीचर बना हूं तो मैं आपको सिखाऊंगा, बस यही फंडा है बस हमारा भी। ठीक है, तो आप विद्यार्थी बने रहें, मजा आएगा सीखने में। और एक स्टूडेंट को ना क्यूरियस होना बहुत जरूरी है, जिज्ञासु होना जरूरी है। एक जिज्ञासु विद्यार्थी बहुत कुछ सीखता है, उसके अंदर हर चीज पढ़ने की, सीखने की एक ललक होती है। अगर आज हमने ये पढ़ा है तो आपके अंदर जज्बा इस बात का रहे, या क्यूरियसिटी इस बात की रहे कि अब कल क्या पढ़ने मिलेगा, कल कुछ नया क्या पढ़ने मिलेगा। इसी जज्बे के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख पाएंगे। पढ़ना एग्जाम निकालने के अलावा सीखना भी होता है। आप तैयारी इसलिए भी करते हैं ताकि आप चीजों को जान पाए, सीख पाए। एग्जाम तो निकालना ही है, लेकिन एग्जाम निकालने के साथ साथ खुद का जो इंप्रूवमेंट हो रहा है नॉलेज को लेकर, वो भी बहुत बड़ा है। एक एक विद्यार्थी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी ही चाहिए। वो इंसान बनता है, उसके अंदर मैनर आते हैं, वो चीजों की समझ रखता है। अगर आप भूगोल पढ़ेंगे तो सारे पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में, नदियों के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, मिट्टी के बारे में, वेजिटेशन वनस्पति के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, मिनरल्स के बारे में, इसके अलावा क्रॉप फसलों के बारे में, बहुत कुछ, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, सब कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ जानेंगे। तो ये आपका नॉलेज बढ़ा, तो आपका इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं नॉलेज के मामले में? ये तो सिर्फ मैं भूगोल की बात कर रहा हूं। ऐसे करके जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, अपने अतीत को समझेंगे, तो आपका नॉलेज बताओ कहां जाएगा? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ये आपको भी इंप्रूवमेंट देता है, आपके भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके भी अंदर नॉलेज को डालता है। तो आप बिल्कुल। और यहां पर अगर मैं तिरछी किरणों की बात करूं, तो तिरछी किरणें अगर पोल पे पड़ रही है तो यहां पर कौन सा टेम्परेचर होगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, कौन सा टेम्परेचर होगा?
बोलो लो टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है। सूरज की तिरछी के, अब देखिए सीधी किरणों से अगर हाई टेम्परेचर हो रहा है तो ये भी एक सवाल है कि क्यों, है ना, है कि नहीं, पहले बताओ क्यों। तो इस पर भी हम बात करेंगे, इस पे भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी के लिए नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेता हूं। और तिरछी किरणें अगर तिरछी किरणें अगर पोल पे पड़ रही है तो वहां पे लो टेम्परेचर होगा, लेकिन तिरछी किरणों से लो टेम्परेचर क्यों होता है और क्यों सूरज की सीधी किरणें और तिरछी किरणें पड़ रही होती है, इन सब पे हम बात करेंगे, सब पे बात करेंगे। जिस जिस पे अगर आपको डाउट होता है आप मुझे कहिएगा, मैं वो सब डाउट को क्लियर करूंगा। लेकिन उसके लिए आपको एक चीज देना होगा, समय। अगर हमारे पास समय है हम हर एक चीज पे बात करेंगे, हर एक चीज पे, और अपने कंसेप्ट को आप चरम पर लेकर जाएंगे। चलिए, तो ये समझ में आया कि इक्वेटर पे अगर हाई टेम्परेचर है, और ये ऑलवेज होता है, अगर ऑलवेज, अगर पूछूं सबसे ज्यादा गर्म कौन सा अक्षांश है, सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा गर्म अक्षांश कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप, बोलो, अरे इस लाइन को बोलते हैं, क्या है ये, इक्वेटर। सबसे ज्यादा गर्म अक्षांश कोई है तो वो इक्वेटर है, और यहां पर तिरछी किरणों की वजह से लो टेम्परेचर है। तो सबसे ज्यादा ठंडी जगह, सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर कहां पर है, तो बता दीजिएगा, ध्रुवों पे, यानी पोल्स पे। और ये होता है ऑलवेज, हमेशा, हमेशा सबसे गर्म जगह इक्वेटर और सबसे ठंडी जगह कौन सी होती है, पोल। अब इक्वेटर से अगर 0 से 1 डिग्री पे गया, तो ये इक्वेटर से अगर मैं पोल की तरफ जाऊंगा तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाऊंगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि कम होगा, चलो बताओ। अगर इक्वेटर पे हाई टेम्परेचर है और पोल पे लो टेम्परेचर है, तो मैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, इक्वेटर से, मैं बोल रहा हूं इक्वेटर ही बोलूंगा, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और इस हिसाब से 0 के बाद अगर मैं 1 पे गया, 1 के बाद 2 पे गया, 2 के बाद 3 पे जा रहा हूं, 4 पे जा रहा हूं, तो अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है, टेम्परेचर। 0 पे था तो टेम्परेचर कुछ और होगा, 1 पे गया तो टेम्परेचर, तो अक्षांश, तो किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता, लिख दीजिएगा यहां पे, किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर, दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता। नहीं को मैं क्रॉस लगाता हूं, किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता, लेकिन एक ही अक्षांश की दो जगहों का टेम्परेचर एक हो सकता है। मैंने क्या कहा, एक ही अक्षांश की दो जगहों का टेम्परेचर में भी एक हो सकता है, बशर्ते बीच में कोई रुकावट ना आए। अगर बीच में, रायपुर बिलासपुर के बीच में अगर एक पर्वत है, तो इस पर्वत ने दोनों जगह के क्लाइमेट को क्या कर देगा, दोनों जगह टेम्परेचर क्या कर देगा, बदल देगा। तो मैं कह रहा हूं कि किसी भी दो अक्षांश का टेम्परेचर एक नहीं हो सकता, लेकिन एक ही अक्षांश की दो जगहों का टेम्परेचर एक हो सकता है। एग्री, चल। तो अक्षांश के बदलने से टेम्परेचर बदल रही है, और टेम्परेचर के बदलने से जलवायु बदलता है, क्लाइमेट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा, टेम्परेचर के बदलने से क्लाइमेट बदलता है। क्लाइमेट के बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं, क्लाइमेट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब हम क्लाइमेट पढ़ेंगे ना, तब डिटेल में कि जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, कैसे अंतर स्पष्ट किया जाए, सब पे बात कर लेंगे। लेकिन अभी रुक जाइए। तो अक्षांश के बदलने से टेम्परेचर बदलता है, और टेम्परेचर के बदलने से जलवायु। यानी अक्षांश सीधा सीधा किसको प्रभावित करता है, जलवायु को। अक्षांश सीधा सीधा किसको प्रभावित करता है, जलवायु को। क्लियर। तो अगर कोई बोले कि अक्षांश के बदलने से क्या बदल रहा है, जलवायु बदलती है, वैसे ही जैसे कि देशांतर के बदलने से क्या बदलता है, समय। अक्षांश को हमने किसके लिए रखा, मतलब अक्षांश जो हमने बनाया वो इस हिसाब से बनाया कि अक्षांश बदलेगा तो जलवायु बदलेगी, क्लाइमेट। और देशांतर कैसे बनाया कि जब देशांतर बदलेगा तो समय बदलेगी, समय। अब ये सब समय, देशांतर का संबंध समय से कैसे है, इस पे तो हम कल बात करेंगे, लेकिन अक्षांश का संबंध जलवायु से है, समझ में आ रहा है। 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री अक्षांश पर
टेम्परेचर मान लीजिए सबसे ज्यादा है 50, तो यहां की जलवायु कैसी होगी, बोलो गर्म। जब आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री ऊपर जाने पर, तो यहां की जलवायु सेम होगी कि बदल जाएगी। और ऊपर गया टेम्परेचर 0 हो गए, 0 डिग्री सेल्सियस, तो जलवायु वही की बदल जाएगी, बदल जाएगी। और ऊपर गया टेम्परेचर माइनस में हो गया, तो जलवायु वही रहेगी, बदल जाएगी। एक एक डिग्री टेम्परेचर के बदलने से 50 के बाद 49 भी जाओगे ना, तो ये भी क्लाइमेट को क्या कर देता है, बदल देता है। तो जैसे जैसे अक्षांश बदलेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बदलेगी, और टेम्परेचर के बदलने से आपका जलवायु बदल जाती है। अभी जलवायु में बात नहीं करते, प्लीज, टाइम नहीं है अपने पास, तो फिलहाल इतने पे स्टॉप करते हैं। जलवायु का अगर बचा हुआ है तो कल देशांतर शुरू करने से पहले जलवायु और मौसम में क्या अंतर है इस पे हम बात करेंगे कल, अगर आपको लगता है तो। क्या बोलते हो, बात होना चाहिए कि जलवायु और मौसम क्या है, ये दोनों चीजें के, एक को क्लाइमेट बोल रहे हैं, एक को वेदर बोल रहे हैं, क्या है ये दोनों चीजें, बात करें कल, कल बात करें, कल बात करें। चलिए, तो आज के लिए बस इतना रहने दें। अरे हाँ, बोलो कुछ। आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल हम इस पे थोड़ा सा बात करेंगे और फिर उसके बाद देशांतर पे चलेंगे। क्या मैं ये समझा पाया, क्या मैं पृथ्वी कक्षा समझा पाया, एक बार मैसेज करिए। क्या मैं आपको समझा पाया, एक बार मैसेज करिए, एक बार मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आप समझे कि नहीं। मैसेज करिए, क्या मैं आपको समझा पाया, मैसेज कर दीजिए एक बार। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर, ख्याल रखिएगा।